हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री लेकर आए हैं। और केमिस्ट्री में वो भी कौन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और पूरे बेसिक से बताएंगे, पूरे बेसिक से एकदम, जहाँ से बोलते हैं बेसिक, पूरा बेसिक से सिखाएंगे और हाई लेवल तक। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बेसिक जो होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम कार्बनिक रसायन के बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे, पूरा सब परिभाषा और सब चीज लिखाएंगे। ठीक है, तो आप पेशेंस के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम एक तत्व का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में समझाते हैं, यानी हाइड्रोजन का बेसिक समझाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का बेसिक समझाते हैं। चलिए, हाइड्रोजन का बेसिक समझाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का बेसिक समझाते हैं। सबसे पहला इसका संकेत क्या आता है, तो संकेत होता है H। ठीक है, इसका संकेत क्या आता है, तो H होता है। और इसका परमाणु संख्या क्या होता है, तो परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक, हम बोल रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, तो बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी कहिए आप इसको, तो लगभग 1 होता है। कितना होता है, लगभग में 1 होता है। ठीक है, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा तो इसका भी 1 ही निकलेगा। और इससे समझते हैं कि हल्का तत्व कौन सा है, तो हल्का तत्व, हल्का तत्व देखिए, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि हल्का होता है। ठीक है, तो हल्का तत्व पूछे तो आप लोगों को हाइड्रोजन ही मानना है। ठीक है, हाइड्रोजन ही मानना है। देखिए, हाइड्रोजन का एक गुण होता है, यह आवारा की तरफ रहता है। ठीक है, आवारा तरह जैसा करता है। कभी हेलोजन के साथ मिलता है, यानी मिलते रहता है, हेलोजन की तरफ व्यवहार करता है। ठीक है, हेलोजन के में कौन कौन से आते हैं, तो आप सब जानते होंगे कि आयोडीन आते हैं, उसके बाद ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सभी आते हैं हेलोजन की श्रेणी में। ठीक है, तो हल्का तत्व कौन सा, हाइड्रोजन हो गया। आवारा तत्व पूछे, आवारा तत्व भी हाइड्रोजन ही होगा। तो ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं, चलिए लिख के बताते हैं। समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक किसे कहते हैं और संभारिक किसे कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक कहते हैं कि जिसका परमाणु संख्या, ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जिसका परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। चलिए लिखते हैं, तो जिसका परमाणु संख्या समान हो एवं परमाणु भार का ये या द्रव्यमान का ये दोनों एक ही है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक, सम मतलब बराबर होता है, स्थान मतलब होता है कि परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। अगर संभारिक का पूछे, संभारिक, ठीक है, संभारिक क्या होगा, तो संभारिक का हो जाएगा जिसका परमाणु संख्या, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु भार समान हो। यहाँ क्वेश्चन ही समझ में आता होगा कि समभारिक, सम मतलब बराबर, भारी मतलब भार, यानी समभारिक। ठीक है, तो यहाँ लिखना है जिसका परमाणु परमाणु द्रव्यमान या भार कहिए, द्रव्यमान समान हो एवं परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको क्या कहते हैं, उसको संभारिक कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। समस्थानिक किसे कहते हैं, जिसका परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। संभारिक किसे कहते हैं, जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो, तो इसको संभारिक कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी इस स्लाइड में बताएं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक कहने का अर्थ हुआ कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या समान रहेगा, एकदम परमाणु समान। जैसे हाइड्रोजन ये हो गया, इसका भी परमाणु संख्या समान हो, हाइड्रोजन ये हो गया, इसका भी परमाणु संख्या समान हो, हाइड्रोजन ये हो गया, इसका भी परमाणु संख्या समान हो, लेकिन परमाणु जो भार होता है
वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लगाते हैं, इसको मिटाते हैं कि कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है प्रोटियम। देखिए, पहले हम हाइड्रोजन लिख लेते हैं। ठीक है, इसका संकेत लिख लेते हैं। सबसे पहले ये हाइड्रोजन हो गया, और इसका जो परमाणु संख्या है वो एक ही होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक होता है। यहाँ भी हाइड्रोजन लिख दिया, इसका भी परमाणु संख्या एक होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। कितने? तो 3 समस्थानिक। ठीक है, 3 समस्थानिक याद रखिएगा। कौन कौन से? तो यहाँ लिख रहे हैं, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन का इसका भी परमाणु संख्या 1 है, और इसका भी परमाणु संख्या 1 है। लेकिन भार समझिए आप। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो भार होता है वह होता है 1 2 3। ठीक है, वो क्या होता है? 1 2 3। इसका 1, इसका 2, इसका 3। यानी इसका देखिए समस्थानिक ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी समस्थानिक का मतलब क्या हो गया? यानी यहाँ भी परमाणु संख्या समान है, यहाँ भी परमाणु संख्या समान है, यहाँ भी परमाणु संख्या समान है, लेकिन परमाणु भार देखिए सबका भिन्न भिन्न है, और इसका नाम भी है। इस जो हाइड्रोजन एक पर 1 है, तो जो 1 पर 2 है, और ये 1 3 है, इसका भी नाम है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम है इसका, और इसका नाम है ड्यूटोरियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, इसका स्पेलिंग कुछ अलग हो सकता है, लेकिन यही होता है। कहीं कहीं और अलग दूसरे तरह का लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम यहाँ आप लोगों को बताएं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, इसका संकेत होता है P से, प्रोटियम को P से, और ड्यूटेरियम को D से, और ट्रिटियम को T से। आप सभी जानते होंगे कि जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2। ठीक है, ये कैसे? सामान्य जल का सूत्र होता है, यानी सामान्य जल का सूत्र होता है। ठीक है, सामान्य जल का सूत्र होता है H2। ठीक है, आप समझिए कि भारी जल का सूत्र क्या होता है। भारी जल का सूत्र यहीं से निकला है। कहाँ से निकला है? तो यहाँ से निकला है भारी जल का सूत्र। भारी जल का सूत्र देखिए, भारी जल का सूत्र यहीं से निकला है। ये तो D हो गया, लेकिन D का जो संभारिक है यानी परमाणु द्रव्यमान है कितना है? 2 है, उसका D2 दे दीजिए। और ऑक्सीजन को इसमें मिलाएंगे, क्योंकि जल में भी ऑक्सीजन मिला हुआ था, तभी तो हमारा जल बना। बिना ऑक्सीजन का जल बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए हम भारी जल को बनाने के लिए D2 के साथ वो भी लगाएंगे, तब हो जाएगा भारी जल का निर्माण। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन सा? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, और सामान्य जल का सूत्र क्या होता है? H2। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2। तो ये सभी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब समझते हैं कार्बन के बारे में, कार्बन तत्व के बारे में। देखिए, मुख्य रूप से ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मात्र 2 तत्व का अब बहुत अधिक अध्ययन करिएगा। ठीक है, बहुत जड़ तक उसका पढ़िएगा। कौन कौन सा? एक होता है हाइड्रोजन का, एक कार्बन का। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बना यौगिक होता है ना, उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बस यही दोनों तत्वों के बारे में आप विस्तार से पढ़िएगा, कैसे कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे कैसे क्या होता है, तो उसके बारे में आप समझिएगा। ठीक है, तो यही हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिलहाल अभी हम कार्बन के बारे में समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में इसका संकेत क्या होता है? तो इसका संकेत होता है C। ठीक है, इसका संकेत C होता है। और इसका परमाणु संख्या क्या होता है? तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, और इसका द्रव्यमान परमाणु संख्या लिखा था, परमाणु संख्या। ठीक है, तो परमाणु संख्या 6 होता है, और इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो द्रव्यमान होता है 12। ठीक है, इसका 2 गुना, यानी कार्बन का परमाणु संख्या पूछे तो 6, और कार्बन का द्रव्यमान पूछे तो 12। बस जिस प्रकार से हम अगर इस प्रकार से भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसको कहते हैं एटॉमिक मास, यानी ए से सूचित करते हैं, और इसको यानी द्रव्यमान, एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान, और इसको Z से सूचित करते हैं यानी परमाणु संख्या। ये हो गया। अब समझते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानते होंगे तो हम इसका एक प्रॉपर रूप से अलग वीडियो बना देंगे।
फिलहाल अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने का प्रयास कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे क्या होता है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरह का निकलता है, ठीक है। पहला तरह का हम बताते हैं 1s2, ठीक है। दो 1s2 तो दिया, पहला कक्षा में s लेते हैं, ठीक है। 1s2 और 2s2, ठीक है। दो s इसमें भी लेते हैं, 2 2 4 और 2 3 2, यानी आप इसको जोड़िएगा, 2 2 4 2 6, यही हो गया 6। कहाँ? परमाणु संख्या 2 2 4 2 6, ये हो गया परमाणु संख्या, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप इस संयोजकता, इसका क्या होगा? संयोजकता का अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। या आप इस प्रकार से लीजिएगा 2 और 4, ठीक है। संयोजकता का अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जैसे कि ये क्या होगा? कार्बन हो गया, और इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में जो घूम रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ कितना है? 4 है। जो लास्ट में रहेगा वही देना है। और ये जानते हैं आप सभी, यह इसका एक गुण होता है, यह ना तो इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करता है, ठीक है। ना ही इलेक्ट्रॉन को किसी को देता है और ना ही किसी इलेक्ट्रॉन से लेता है, सिर्फ साझेदारी करता है, ठीक है। साझेदारी करता है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन को देता है, अपने में से निकाल के किसी को ना देता है और किसी से लेता भी नहीं है। इसी को हम कहते हैं साझेदारी। देखिए साझेदारी क्या होता है? सहसंयोजकता समझिए, सहसंयोजकता समझिए। सहसंयोजकता का अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनने वाले यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो सहसंयोजकता कहते हैं। सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है। सहसंयोजक कहते हैं। अब सहसंयोजक बंधन भी कहते हैं, लेकिन आप सहसंयोजक याद रखिएगा कि सहसंयोजक किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले यौगिक को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका खासियत होता है कि कार्बन ना किसी, यानी आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि कार्बन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है या साझेदारी करता है, तो आप लोगों को बताना है कि इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, ना कि आदान प्रदान होता है। कार्बन के बारे में इतना विस्तार से आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं कुछ कार्बन के और कुछ इसके समझते हैं। देखिए कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। जिस प्रकार से हाइड्रोजन का बताया प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम, उसी प्रकार से कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक, ठीक है। तो कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? कि कार्बन का देखिए परमाणु संख्या सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम लिखते हैं और यहाँ भी सेम लिखते हैं और यहाँ भी सेम लिखते हैं। लेकिन कार्बन का आप सब जानते हैं परमाणु भार क्या होता है? सामान्य रूप से 12 होता है और इसका 13 होता है और इसका 14 होता है, ठीक है। तो कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 होते हैं। कार्बन 6 का 12, कार्बन 6 का 13 और कार्बन 6 का 14, ये होता है। और इसको कार्बन 6 14 को आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 6 का उपयोग करते हैं, कार्बन 14 का, तो आयु ज्ञात करने के लिए, ठीक है। आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि अगर किसी चीज को हम देखते हैं, अगर कोई जैसे कि बॉन्ड बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है, तो एक बॉन्ड का नाम क्या होता है, 2 बॉन्ड का नाम क्या होता है और 3 बॉन्ड का नाम क्या होता है। अब सबसे उससे पहले हम समझेंगे कि कार्बन कितने प्रकार के बॉन्ड बना सकता है, किस किस रूप में बना सकता है। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए कार्बन कितने रूप में बॉन्ड बना सकता है। कार्बन, ठीक है, कार्बन कितने रूप में बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितने तरह से बॉन्ड यानी बंधन बना सकता है, बंधन, ठीक है, बंधन बना सकता है। तो कार्बन 4 तरह के बंधन बना सकता है, ठीक है। तो देखिए
एक इस प्रकार से बनेगा, बनेगा नहीं, एक इस प्रकार से बनेगा। दूसरा प्रकार हो जाएगा कि दो को इधर ले लिया, दो को इधर ले लिया, यानी दो बंद इधर ले लिया, दो बंद इधर ले लिया। और तीसरा बनेगा ऐसे बना लेगा, इस प्रकार से बना लेगा। चौथा बनाएगा एक ऐसे हो गया, एक तरफ हो गया, तो इस प्रकार से बनाएगा। ये क्या बॉन्ड है, मतलब इसे क्या कहते हैं, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अब समझते हैं कार्बन के अपरूप कितने होते हैं। कार्बन के अपरूप, ठीक है। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। अपरूप कहने का अर्थ है कि कार्बन किसमें किसमें पाया जाता है, यानी कार्बन का गुण और किस तत्व में है, ये समझते हैं। ये कार्बन हो गया। देखिए कार्बन का गुण जो है, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो होता है तो बहुत, लेकिन याद करना है मुख्य रूप से 3-4 ही। जैसे कि हीरा हो गया, क्या हो गया, हीरा हो गया, ये क्या है, कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया। उसके बाद आप फुलेरिन समझ लीजिए, फुलेरिन समझ लीजिए। उसी प्रकार से आप जो कोयला होता है, कोयला या जिसे कोक भी करते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए। आप चारकोल समझ लीजिए, चारकोल, ये सभी होता है कार्बन का अपरूप, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो ये इसका लिमिट नहीं है। लेकिन हीरा वैज्ञानिक पूछेगा कि हीरा का अपरूप कौन सा है, तो कार्बन है। यानी कार्बन का अपरूप इनमें से कौन सा है, हीरा दे देगा, उसके बाद सिलिकॉन दे देगा, उसके बाद हाइड्रोजन दे देगा और लिथियम दे देगा। तो आप लोगों को हीरा मानना है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। अब समझते हैं कि कार्बन के मूल शब्द कितने होते हैं, यानी एल्क। कार्बन को शॉर्ट में एल्क के कितने, एल्क यानी कार्बन के मूल शब्द, ठीक है। कार्बन के मूल शब्द समझते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है, एक चार्ट बनाते हैं, तो इसको याद रखना है, घोर के पी जाना है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना चाहते हैं ना, तो इसको आप चार्ट के पी जाइएगा, ठीक है। पहला नंबर में है मैथ, ठीक है, मैथ, जिसको हम METH मैथ, ठीक है, METH मैथ। उसके बाद ईथ, मैथ एथ, इसका मतलब एथ, मैथ एथ प्रोप, PROP प्रोप, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मैथेन एथ प्रोप ब्यूट पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर एक कार्बन रहे, सिर्फ एक कार्बन, तो उसको कहिएगा मैथ, ठीक है, उसको क्या कहिएगा, मैथ। अगर 2 कार्बन रहे, उसको क्या कहिएगा, एथ। अगर 3 कार्बन रहे, उसको कहिएगा प्रोप। 4 कार्बन रहे, ब्यूट। 5 कार्बन रहे, पेंट। 6 कार्बन रहे, हेक्स। 7 कार्बन रहे, हेप्ट। 8 कार्बन रहे, ऑक्ट। 9 कार्बन रहे, नॉन। और 10 कार्बन रहे, डेट, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। ये इतना अगर बेसिक आप कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से हम इसको पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से पूरे चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। मैथ हो गया, एथ हो गया, प्रोप हो गया, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेट, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब कुछ दूसरा चीज समझते हैं। अब समझते हैं मेन टॉपिक। इसका बेसिक क्लियर हो गया, सब जितना भी बेसिक था सब हम बेसिक बता दिए। अब सीधा चैप्टर पर आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो कार्बनिक रसायन क्या है, तो कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। देखिए कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो कार्बनिक रसायन समझिए कि वैसा रसायन विज्ञान की वैसी शाखा, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक शाखा है, ठीक है, रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है
उसी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वैसी शाखा, रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं। लिखना है रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम हाइड्रोकार्बन देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का जैसे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, एवं उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, उससे क्या कहते हैं? उसे ही कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसे ही कार्बनिक रसायन कहते हैं। देखिए कार्बनिक रसायन उसी को कहते हैं। अब समझते हैं कि कार्बनिक रसायन किस चीज का मिलकर बना होता है। कार्बनिक रसायन तो हो गया, अब कार्बनिक यौगिक समझते हैं। कार्बनिक यौगिक जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? समझिए कार्बनिक यौगिक, बहुत सारा वैज्ञानिक आया, तो उनमें से एक बर्जिलियस नाम का वैज्ञानिक था। ठीक है, तो बर्जिलियस नाम का वैज्ञानिक, या आप समझ लीजिए कि हाँ बर्जिलियस नाम का वैज्ञानिक था। उन्होंने कहा था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक बने होते हैं ना, सब सजीवों से ही बने होते हैं। जितना भी कार्बनिक यौगिक दुनिया में, जितना भी कार्बन है, जितना भी मतलब कार्बनिक यौगिक का अर्थ हुआ कि जितना भी यौगिक है ना, वो कार्बन का एक रूप भी है, यानी कार्बन उसमें मिला हुआ है, उसी को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी जितना भी कार्बनिक यौगिक है, सभी में सजीवों का गुण होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? आप क्या NaCl को कार्बनिक यौगिक कहिएगा? NaCl को नमक नहीं, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि नमक हमें अकार्बनिक यौगिक से प्राप्त होता है, ना कि कार्बनिक यौगिक से। उसके बाद आप समझिएगा कि जैसे हो गया कि ये समझ गया। अब जैसे कि समझिएगा कि C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये सभी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ग्लूकोज क्या है? कार्बनिक यौगिक है। उसी प्रकार से आप बेंजीन का फॉर्मूला जानते हैं कि बेंजीन का भी क्या होता है? C6H6 होता है, ये भी कार्बनिक यौगिक है। उसी प्रकार से आप फिनाइल का भी क्या होता है? फिनाइल भी कार्बनिक यौगिक है। क्यों है? देखिए इसमें कार्बन का संख्या 6 होता है, यानी कार्बन 6 और हाइड्रोजन 5, ये भी कार्बनिक यौगिक है। यानी जितना भी यहाँ लिखे हैं, ये सभी में क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, यानी ये सभी क्या है? सजीव। यानी बर्जिलियस ने कहा था कि जितना भी यौगिक है, जितना भी कार्बनिक यौगिक है, वह सजीवों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसका परिभाषा, इसको मिटाते हैं। क्या लिखेंगे? प्रकृति की वही सभी वस्तुएं, या तो हम लिखेंगे वैसा यौगिक जो सजीवों से प्राप्त होता है, वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक जो सजीवों से प्राप्त होता है। कहाँ से? जो सजीवों से प्राप्त होता है, सजीवों से प्राप्त होता है। यानी जितना भी कार्बनिक यौगिक है, वह सभी सजीवों से प्राप्त होता है। एक एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए आप C6H5, इसी प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद हाँ ये सभी लिख लीजिए ETC, यानी इस प्रकार से और सारा। तो यही हो गया कार्बनिक यौगिक। ठीक है, यही हो गया कार्बनिक यौगिक। अब समझते हैं कि अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक तो समझ लिए, अब अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? देखिए अकार्बनिक यौगिक, अगर यहाँ जगह हुआ तो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक
कार्बनिक यौगिक, ठीक है, अकार्बनिक यौगिक, जिसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? वैसा अकार्बनिक यौगिक जो सजीवों से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो वैसा कार्बनिक यौगिक, इसी का उल्टा करना है, वैसा अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक जो सजीवों से प्राप्त नहीं होता, जो सजीवों से प्राप्त नहीं होता है, जो सजीवों से प्राप्त नहीं होता है उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, और जो सजीवों से प्राप्त होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अभी आप लोगों के सामने बर्जीलियस का चर्चा की, ठीक है। तो बर्जीलियस ने एक सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत का नाम था जैव शक्ति का सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत का नाम था जैव शक्ति का सिद्धांत, ठीक है। बर्जीलियस ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। देखिए जैव शक्ति का सिद्धांत कब हुआ था? देखिए कब किया गया था? तो जैव शक्ति सिद्धांत 1815 में दिया गया था, 1815 में। इसका डेट याद रखिएगा कि जैव शक्ति का सिद्धांत कब दिया गया था? तो 1815 में दिया गया था। तो एक बर्जीलियस नाम का वैज्ञानिक था, तो वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो वैज्ञानिक का नाम था तो बर्जीलियस, ठीक है। बर्जीलियस नाम का वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने कहा था कि जितना भी कार्बनिक यौगिक होता है वह सजीवों से प्राप्त होता है और यह प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने क्या कहा था? उसका परिभाषा लिखते हैं, जितना भी कार्बनिक यौगिक होता है, जितना भी कार्बनिक यौगिक होता है वह केवल सजीवों से प्राप्त होता है, सजीवों से प्राप्त होता है। इसे प्रयोगशाला का अर्थ हुआ कि जहाँ प्रैक्टिकल करवाता है, जहाँ कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। यानी प्रयोगशाला में जितना भी कार्बनिक यौगिक होता है वह प्रयोग केवल सजीवों से प्राप्त होता है और इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यही कहा था बर्जीलियस नाम का वैज्ञानिक जो था, इस शक्ति का जैव शक्ति का सिद्धांत के अनुसार ये कहा था कि जितना भी कार्बनिक यौगिक होता है वह सजीवों से प्राप्त होता है और यह प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। यही हो गया बर्जीलियस का सिद्धांत। अब समझते हैं कि अगर भाई प्रयोगशाला में नहीं बनाया तो और सारा वैज्ञानिक है कि नहीं, वह भी ट्राई करेगा कि नहीं, आगे प्रयोगशाला में बन रहा है कि नहीं। खाली बर्जीलियस बोलने से हो जाएगा? नहीं होगा, और सारा वैज्ञानिक आएगा। और उसमें से एक सफल वैज्ञानिक जिसका इसी का शिष्य था, ठीक है, बर्जीलियस का शिष्य था, कौन? बोहलर था। तो बर्जीलियस का शिष्य कौन था? बर्जीलियस का शिष्य का नाम था बोहलर, ठीक है, बोहलर, ठीक है। तो शिष्य ने ही यह प्रयोगशाला में करके दिखा दिया, ठीक है, शिष्य ने ही प्रयोगशाला में करके दिखा दिया। तो बर्जीलियस का शिष्य कौन था? तो बोहलर था। और शायद इसका डेट मुझे याद नहीं है कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। शायद 1828 में या कुछ इसी के लगभग है, ठीक है, 1820 से 30 के लगभग है। तो आप इसे अगर गलती हो गया तो आप इसे सुधार लीजिएगा, ठीक है, लगभग इसी के आसपास, ठीक है। तो बोहलर ने 1828 में इन्होंने कहा था कि इन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण कर दिया है, ठीक है। प्रयोगशाला में क्या कर दिया गया? प्रयोगशाला में पहली बार यूरिया का निर्माण किया। यूरिया का सूत्र क्या आता है? तो यूरिया का सूत्र होता है CH2CO NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र होता है। यानी प्रयोगशाला में पहली बार यूरिया बनाया, प्रयोगशाला में इन्होंने पहली बार यूरिया बनाया। और यूरिया ही एक कार्बनिक यौगिक है जो सबसे पहले प्रयोगशाला में उत्पन्न किया गया था। यानी बर्जीलियस का जो सिद्धांत दिया था जैव शक्ति का सिद्धांत, इसको खंडित कर दिया गया, यानी तोड़ दिया गया, यानी इसका शिष्य तोड़ दिया गया। और वो करके दिखा भी दिया कि हाँ, जितना भी कार्बनिक यौगिक होता है वो हमेशा सजीवों से प्राप्त नहीं होता, इसे हम प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यही यूरिया का निर्माण कर दिया गया। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
ठीक है, इसमें से ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्या क्या निकलेगा, तो जैव का सिद्धांत कब दिया गया था, 1815 में। कौन दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस ने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था जितना भी कार्बनिक यौगिक होता है वह केवल सजीवों से प्राप्त होता है, इसे प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन इसका बर्जीलियस का शिष्य बोलर था, लगभग 1828 में। ये पूरे डाटा हमको नहीं लगता कि है या है, सर्च कर लीजिएगा। प्रयोगशाला में पहली बार यूरिया का निर्माण किया गया। ठीक है, यूरिया का निर्माण किया गया, निर्माण किया गया। ठीक है, तो यूरिया का निर्माण किया गया। चलिए अब दूसरा चीज समझते हैं। अब समझते हैं कुछ कार्बनिक यौगिक के गुण, जो कि हमको पहले पढ़ाना था लेकिन आप पढ़ा रहे हैं, सॉरी इसके लिए। कार्बनिक यौगिक के गुण, कार्बनिक यौगिक के अब मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक के गुण। देखिए कार्बनिक यौगिक का गुण है, देखिए कार्बन यौगिक, कार्बन जितने भी बने यौगिक होते हैं वो बहुत सारे अधिक संख्या में पाया जाता है। तो इसका हम बुक में देखे थे कि 5 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक है इस ब्रह्मांड में, इस संसार में। आप संसार देखें, इस संसार में 5 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक, 5 लाख से अधिक है ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका खोज हो चुका है। ये पहला गुण है। दूसरा गुण है कि कार्बनिक यौगिक जो है वह, और इसके अगर आप कार्बनिक यौगिक जैसे C6H12O6 है, अब इसका पहचान किससे कीजिएगा कि यही कार्बनिक यौगिक है। और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ और कौन सा तत्व होगा जो आप पहचान कर सकते हैं, तो पहचान कीजिए आप। पहचान कैसे करेंगे कि यही कार्बनिक यौगिक है। अगर कोई कार्बनिक यौगिक है उसके साथ और कौन सा तत्व आ सकता है, तो सबसे पहले आ सकता है कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, उसके बाद आप समझिएगा कि ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन हो जाएगा। उसके बाद एक्स हो जाएगा, यानी एक्स करने का अर्थ हुआ हेलोजन तत्व के ग्रुप, हेलोजन तत्व के ग्रुप, हेलोजन तत्व के ग्रुप वाला हेलोजन तत्व के ग्रुप। हेलोजन तत्व में कौन सा ग्रुप है, इससे पहले आप समझिए कि हेलोजन किस वर्ग का तत्व है। वर्ग संख्या 17वां का तत्व है, 17वां का। अगर 18वां का पूछे अकेली गैस, ठीक है, अकेली गैस की संख्या 6 होती है। हेलोजन के ग्रुप वर्ग 17वां है। और हेलोजन ग्रुप में कौन कौन सा काम आता है, सिर्फ हम 4 ही तत्व का नाम लेंगे, जिसका नाम है ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। बस इन 4 का उपयोग करेंगे हम कहाँ, कार्बनिक यौगिक में पहचान के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरा गुण समझते हैं कि कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक एवं गलनांक निम्न होता है। ठीक है, तो क्वथनांक गलनांक आप क्लास 10 में ही पढ़े होंगे। तो कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक एवं गलनांक कैसा होता है, तो निम्न होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है, तो निम्न होता है। अब कार्बनिक यौगिक जो है वो अघुलनशील में विलय होता है, अघुलनशील में विलय होता है। ठीक है, तो ये समझिए, लोग को समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से हम दूसरा पार्ट लाएंगे और आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।